नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर लें और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखें तो देख लें, इसका प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके। ओके, और इसके अलावा आपको जीके का टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो आप लोग ऑल टू ऑल टेस्ट सीरीज भी बना जाएं। आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जीके जीएस कितना पढ़ते हैं, आप कितने पानी में हैं, आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज ये जीके टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है और इसमें एक स्पेशल टॉपिक से आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। ओके, और ऑल टू ऑल क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करके भी बताएंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग जीके का ये चौथा टेस्ट सीरीज अच्छे से बना जाते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था, यानी कि किस दिन शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947, अंतिम ऑप्शन है 26 जनवरी 1953। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आपसे कहीं ये पूछ दे कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, इसका जो तिथि है 17 अप्रैल 1952 को। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे दोनों तिथि को। और आपसे ये पूछे पहला सत्र शुरू कब हुआ तो 13 मई 1952 को। ओके, दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। और पहला लोकसभा का जो अध्यक्ष बने थे, जो स्पीकर थे, वो कौन थे दोस्तों, तो वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। फुल नाम इनका था गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन का सरकार, अंतिम ऑप्शन है अधिकारों का एकीकरण। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकारों का वितरण। ओके, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करता है। शक्ति का बंटवारा अलग अलग किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबके बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है कि किसका काम क्या है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है और ये मुख्यतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर होता है। ओके, मतलब किसी एक के हाथ में सत्ता का चाबी ना रहे, शक्ति का बंटवारा कर दिया जाए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच, तो उसी को अधिकारों का वितरण कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। आपका ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये आसान क्वेश्चन था, आपको पहले भी बता चुके थे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है। आपका ऑप्शन है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 बार। कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है, क्योंकि सदन के दोनों बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसीलिए वर्ष में 2 बार बैठक बुलाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बैठक बुलाता कौन है? तो ये बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को अधिकार है संसद का बैठक बुलाना, संसद को आहूत करना और संसद को सत्रावसान करना। आहूत या फिर आमुख भी लिखता है, अर्थ होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, और सत्रावसान का अर्थ होता है अंत करना, है ना।
तो अब ये सब वर्ड एग्जाम में लिखता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसी क्वेश्चन में आपसे कहीं ये पूछ देता कि सामान्यतः संसद के कितने अधिवेशन एक वर्ष में होते हैं। सामान्यतः संसद के 3 अधिवेशन एक वर्ष में होते हैं। कब कब होते हैं, इसका नाम क्या है? तो एक तो आपका होता है बजट अधिवेशन, ओके। उसके बाद आपका होता है मानसून अधिवेशन, है ना। तो उसके बाद आपका होता है शीतकालीन सत्र, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्खास्त करना। ये संसद से संबंधित नहीं है। आमुख संसद से संबंधित है, स्थगन संसद से संबंधित है और भंग करना संसद से संबंधित है। आमुख क्या होता है? जब सत्र शुरू होता है तब, मतलब स्टार्ट करना, है ना। और स्थगन क्या होता है? जब आप लोग देखते हैं कि स्थगित कर दिया जाता है, दिन की कार्यवाही जब स्थगित कर दी जाती है तो उसको स्थगन कहा जाता है। और भंग करने का अर्थ होता है जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो फिर चुनाव होता है। राज्यसभा तो भंग होता नहीं है, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा भंग कर दिया जाता है, ओके। उसके बाद इलेक्शन होता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, लेकिन बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, अंतिम ऑप्शन है अस्थायी समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तदर्थ समिति। इसको एडहॉक कमेटी भी कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे जब स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं भी कि एडहॉक टीचर को रखा गया है, एडहॉक प्रोफेसर को रखा गया, मतलब उसका अर्थ होता है कि कोई उद्देश्य के लिए, मतलब कुछ ऐसा विशिष्ट उद्देश्य है, उसको करने के लिए वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद समिति भंग हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं रहेगा, ओके। तो उसी को तदर्थ समिति कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्या है दोस्तों? मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। इनमें से कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है एक आईएएस रैंक का अधिकारी होते हैं, वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री शामिल होते हैं, ओके। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये सभी मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कार्य में सहायता करने के लिए होते हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जितनी बात बताएं सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल कहने का अर्थ हुआ धन विधेयक, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 110। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है, यानी कि मनी बिल की। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, यानी कि स्पीकर। जो स्पीकर होते हैं वो इसका डिसीजन लेते हैं। और अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा का? तो ओम बिरला, है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के किस विधेयक द्वारा करती है? तो आपका ऑप्शन है आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। 1 वर्ष तक राजस्व को एकत्र करने का जो प्रस्ताव होता है उसको वित्त विधेयक कहा जाता है और इसका फेमस नाम बजट है, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसका जो अनुच्छेद है 112, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद आपसे पूछेगा वित्त विधेयक यानी कि बजट किस अनुच्छेद में है? 112 में, 112 आर्टिकल में। और आपसे धन विधेयक पूछेगा मनी बिल तो 110 में, ओके। दोनों बात को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो आपका ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, अंतिम ऑप्शन है छठी अनुसूची। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी अपना आंसर कंफर्म कर ले। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है?
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची में है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, संवैधानिक महत्वपूर्ण पद है, उस पर बैठे व्यक्ति का शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे यह भी पूछता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 3 में है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और चौथी अनुसूची में हो गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध की गई है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का चर्चा किस अनुसूची में किया गया है, तो वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। ओके, तो ये चारों राज्य का नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या दोस्तों, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा ही होगा, इसके अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं होते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसी के मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसी के मेंबर होते हैं, विधान परिषद के जो होते हैं वो इसी के मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष इसका मेंबर नहीं होता है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 89 के 1। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको अभी बताए हैं। तो इसका ऑप्शन है स्पीकर, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय सदन, यहाँ पे संसद होगा, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या है, तो आपका ऑप्शन है यह भारत में संविधान मंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, और अंतिम ऑप्शन है संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि भारतीय संसद की क्या विशेषता होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है, यही इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, तो आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अंतिम ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर का नामांकन किया जाता है ना, मनोनीत किया जाता है। ये प्रावधान जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन है स्थगन, निंदा, कटौती, अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कटौती होगा। ये कटौती संघीय बजट से संबंधित है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, तो आपका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अंतिम ऑप्शन है कभी नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि अभी तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बार। ओके, अभी तक केवल 1 बार ही लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया है। इसका जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो 5 वर्ष का ही होता है। ओके, लेकिन 1975 में आपातकाल लगाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे। ये लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का था, इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया, तो ये संविधान में संशोधन किया गया, 42वीं संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसी में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन सी लोकसभा थी, ये 5वीं लोकसभा थी। ओके, जिसका कार्यकाल
5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इस बात को। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब 6 वर्ष हो गया तो फिर 5 वर्ष कब हुआ। मतलब जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो फिर 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें फिर से कार्यकाल 6 साल से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का कार्यकाल। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया, कौन सा संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर होगा 42वीं। आपसे पूछे 6 साल से 5 वर्ष कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 44वीं, है ना। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। एकदम आसान है, अभी आपको बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, है ना। और ये कौन सी लोकसभा थी, तो 5वीं लोकसभा थी। ओके, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अंतिम ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेले संसद द्वारा। अगला ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा। अंतिम ऑप्शन है आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने के बाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर ले। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकेले संसद के द्वारा। अकेले संसद अधिकांश संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ जो संशोधन होता है उसमें राज्यों को भी भेजा जाता है। अधिकांश संशोधन अकेले संसद कर सकती है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख ले। 20 नंबर क्या दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। आपका ऑप्शन है 115, 183, 221, 249। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शक्ति राज्यसभा को दिया गया है। यदि राज्यसभा ऐसा कानून पारित कर देती है कोई विषय को कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इस पर कानून बनाया जाए, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। ओके, यह स्थिति मेनली जब आपातकाल लगता है उस समय यह आता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन, बहुत ही टॉप सब क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, रिपीट करके देख लेंगे आपको ये 20 में कितना सही हुआ, पहले से कितना पता था, कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो ले, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।